हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीडीसी क्लासेस। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, एसएससी जेई का एग्जाम अक्टूबर में टेंटेटिव डेट है और मे बी 11 अक्टूबर और सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर एसएससी जेई 2023 का एग्जाम होने वाला है। तो उस एग्जाम के लिए मैं एक सीरीज लेके आया हूँ जिसमें एसएससी जेई पीवाईक्यू क्वेश्चंस मैं कराना स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें आज पहली क्लास है आपकी एसएससी जेई पीवाईक्यू में कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। आप देखिएगा क्वेश्चंस किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। आपको सिर्फ करना क्या है, पीवाईक्यूज उठाने हैं, सारे क्वेश्चंस लगाने हैं। क्वेश्चन के साथ साथ हर क्वेश्चन के में चार ऑप्शंस होते हैं, तो चारों ऑप्शंस को एनालाइज करने की कोशिश करने जहां तक पॉसिबल हो सके। तो जब भी पीवाईक्यू लगाते हैं तो हम प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, चार ऑप्शंस होते हैं, तो चारों ऑप्शंस को हमें वन बाय वन एनालाइज करना पड़ता है, कौन सा ऑप्शन ठीक है कौन सा नहीं है, अगर कोई गलत है तो क्यों गलत है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, जो पहला टॉपिक हमारा स्टार्ट है, जिसमें हम पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है सामने स्क्रीन पे। सिंपल सा क्वेश्चन है, एसएससी 2022 का क्वेश्चन है। अ साइक्लिक हीट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन अ सोर्स टेम्परेचर ऑपरेट्स ऑन सोर्स टेम्परेचर ऑफ 727 डिग्री सेल्सियस एंड सिंक टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री एंड 720। जो हमारा सोर्स होता है दैट इज हॉट बॉडी, हमारा सोर्स कहलाता है। जो हॉट बॉडी होता है वो हमारा सोर्स कहलाता है। जो कोल्ड बॉडी होता है वो सिंक कहलाता है। सिंक और सोर्स की डेफिनेशन क्या है सर? सोर्स वो होता है जो कितना भी अमाउंट ऑफ हीट वहां से हम निकाल लें उसका टेम्परेचर पे कोई फर्क ना पड़े। सिंक उस तरह की बॉडी को बोलते हैं जिसका टेम्परेचर पे कोई फर्क ना पड़े, उसको हम कितना भी हीट सप्लाई कर दे। जैसे ओशन को आप कितना भी हीट दोगे, ओशन का टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम रहेगा, या सन से मैं कितना भी हीट ले लूं, सन का टेम्परेचर ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। तो सोर्स और सिंक क्लियर हो गया। अब टेम्परेचर दिया है क्या सर? जो हायर टेम्परेचर है वो हमें दिया है 727 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में बदलते हैं तो 727 प्लस 273 केल्विन ऐड करते हैं तो ये कितना होता है? ये आ जाएगा आपके पास 1000। एक सेकेंड, ये हो जाएगा आपके पास 727 प्लस 273, इसको ऐड करोगे तो ये 1000 पहुंच जाएगा, 1000 केल्विन। सिमिलरली जो लोअर टेम्परेचर होगा वो हो जाएगा कितना सर? 27 डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन में चेंज करोगे तो 27 प्लस 273, ये हो जाएगा 300 केल्विन। इतना हमारे पास टेम्परेचर आ गया। पूछा क्या है? द मैक्सिमम एफिशिएंसी। मैक्सिमम एफिशिएंसी जो होती है कार्नोट साइकिल की, किसी भी इंजन की, वो किसके बराबर होती है? कार्नोट साइकिल की। और कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी जो होती है वो टेम्परेचर लिमिट्स पे डिपेंड करती है, दैट इज 1 माइनस टीएल अपॉन में टीएच। ये फॉर्मूला लगभग जितने भी मैकेनिकल इंजीनियर हो सभी को याद होगा, 1 माइनस टीएल अपॉन में टीएच। 1 में से लोअर टेम्परेचर डिवाइडेड बाय हायर टेम्परेचर, तो इसको रखोगे 1 माइनस 300 डिवाइड बाय 1000, 1 माइनस 300 डिवाइड बाय 1000, इसको डिवाइड करोगे दो जीरो से जीरो, ये आएगा 1 माइनस 0.3, दैट इज 0.7। 0.7 का मतलब क्या हो गया? द आंसर इज 70%। नीटा 0.7 का मतलब क्या है? 70%। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही ऑप्शन आएगा, तो बाकी ऑप्शंस को एनालाइज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने एक साइक्लिक डायग्राम बनाया हुआ है कि सर हॉट बॉडी से Q1 अमाउंट ऑफ हीट, हॉट बॉडी से Q1 अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे एंटर करेगा, Q1, और Q2 रिजेक्ट होगा। तो जो हमारे पास वर्क आउटपुट होगा ये, तो यहाँ पे जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला एक और लिखना चाहो अगर तो वो लिखते हैं नीटा इक्वल्स टू आउटपुट अपॉन में इनपुट, दैट इज Q आउटपुट अपॉन में Q1। ये भी एक एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है अगर मैक्सिमम एफिशिएंसी या कार्नोट एफिशिएंसी ना गिवन हो तब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन किस पे? आईसी इंजन का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिक कंपोनेंट सेट इज रिक्वायर्ड फॉर वेट सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम। वेट सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम में आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या होता है सर? ऑयल पंप होता है, बिल्कुल होता है। जो हमारा वेट सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम होता है उसमें ऑयल पंप होता है। देखो चारों ऑप्शन में, दो ऑप्शन में ऑयल पंप है, ऑयल कंप्रेसर यूज नहीं होता है। तो पहले दो ऑप्शन, लास्ट के दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए कि कंप्रेसर यूज नहीं करते, हम क्या यूज करते हैं? ऑयल पंप। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रेनर यूज होता है, बिल्कुल होता है। अच्छा, ऑयल फिल्टर, बिल्कुल। जो हमारा ऑयल फिल्टर होता है, ये स्ट्रेनर जिसको ऑयल फिल्टर बोलते हैं, यही हमारा क्या स्ट्रेनर है, दैट इज ऑयल फिल्टर। तो ऑयल फिल्टर यूज करते हैं, बिल्कुल करते हैं। एक होता है हमारे पास ब्रीदर, जो क्या करता है? इंजन के अंदर एयर को भेजता है। इंजन के अंदर क्या होता है? एक छोटा सा होल होता है जिसके थ्रू जो भी है आपकी एयर, यहाँ पे प्रेशर क्या रखना है? एटमॉस्फेरिक। तो ये वाला जो ब्रीदर होगा वो एयर अंदर लेगा, तो ब्रीदर भी होता है। ठीक है, उसके बाद आपको डायग्राम में दिख रहा है दिस इज प्रेशर रेगुलेटर। यहाँ पे टेम्परेचर रेगुलेटर नहीं होता है, याद रखिएगा। द आंसर इज प्रेशर रेगुलेटर। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपके पास, द करेक्ट आंसर इज ए। द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम माइनस एन मिनिमम टू द मीन इक्विलिब्रियम स्पीड। मीन इक्विलिब्रियम मतलब एन मीन का मतलब यहां पे क्या होता है सर? मीन का मतलब होता है एन मैक्स माइनस एन मिनिमम। मीन का मतलब होता है एन मैक्स और एन मिनिमम का एवरेज। एन मिनिमम का, एक सेकेंड, मैक्स प्लस एन मिनिमम उसका एवरेज, तो 2 नीचे आएगा। ये आपके पास फॉर्मूला बनेगा एन मैक्स माइनस एन मिनिमम, ये 2 ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाय एन मैक्स प्लस एन मिनिमम। ये जो फॉर्मूला होता है इसको बोलते हैं सेंसिटिवनेस और सेंसिटिविटी ऑफ द गवर्नर। जो ये फॉर्मूला है, दिस इज फॉर्मूला फॉर सेंसिटिवनेस और सेंसिटिविटी ऑफ द गवर्नर। अच्छा, कुछ जो आंसर तो यहां से हमारे पास आ गया, दैट इज बी। बट सर बाकी ऑप्शंस क्या है उनको भी एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं। नेक्स्ट है, एक ऑप्शन है आइसोक्रोनस और एक है हंटिंग और स्टेबिलिटी। आइसोक्रोनस का मतलब होता है, ध्यान सुनो, आइसोक्रोनस का मतलब होता है कि सर कितना भी आप स्पीड चेंज कर लीजिए, आपका जो हंटिंग है, हंटिंग का मतलब क्या है सर? कंटिन्यूअस टू एंड फ्रो मोशन। हल्का सा हंटिंग का मतलब है कि स्लाइटली आपने स्पीड चेंज की, गवर्नर जो सॉफ्टवेयर रोटेट कर रहा है वो सीधा अप एंड डाउन मोशन कर रहा है। मींस जो वाल्व आपका फ्यूल वाल्व है वो कंटिन्यूअस क्या कर रहा है? ओपन और क्लोज हो रहा है। तो सर जो आपका स्लीव होता है उसका कंटिन्यूअस अप एंड बॉटम, जो कंटिन्यूअस मोशन होता है अप एंड डाउन, उसको बोलते हैं हंटिंग। आइसक्रोनस का मतलब क्या है सर? स्पीड करो या ना चेंज करो, मतलब उस स्पीड पे कोई डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, किसकी? आपके स्लीव की, कि आप स्पीड चेंज कर रहे हो नहीं कर रहे हो, वो एक फिक्स्ड जगह पे रुक गया, दैट इज आइसोक्रोनस। स्टेबिलिटी का मतलब है कि सर स्पीड बढ़ाओगे तो जो आपका रेडियस होगा, जो स्पीड बढ़ाओगे तो रेडियस बढ़ेगा। स्पीड बढ़ाओगे, अगर हम आरपीएम इसका बढ़ाते हैं तो जो ये यहाँ पे जो फ्लाई वॉल्स होते हैं ये ऊपर जाएंगे, मतलब रेडियस बढ़ाएंगे तो आर, तो इसको बोलते हैं स्टेबिलिटी गवर्नर। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर कुछ डेफिनेशन दिया हुआ है क्या है? रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम मिनिमम, डिफरेंस ये रहा। अच्छा सर, अगर मेरे पास स्पीड है वो सेम हो जाए, स्पीड क्या हो जाए? सेम हो जाए। ध्यान सुनो, जो स्पीड अगर वो सेम हो जाए, मतलब एन मैक्स और मिनिमम सेम हो जाए, तो एन मैक्स माइनस एन मिनिमम क्या हो जाए? 0। मतलब आइसोक्रोनस गवर्नर के लिए सेंसिटिविटी क्या हो जाएगा सर? 0 हो जाएगा। अच्छा, हंटिंग के लिए क्या होगा? हंटिंग का मतलब है हल्का सा भी चेंज किया आपने साइड में, हल्का सा भी चेंज, तो आपका जो गवर्नर है उसकी जो स्लीव है वो कंटिन्यूस टू एंड फ्रो मोशन करेगी। मतलब हंटिंग के केस में जो सेंसिटिविटी होती है दैट इज इनफाइनाइट होती है। तो ये चीज और याद रखिएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंटिन्यूटी इक्वेशन इज एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड्स। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है सर? कंजर्वेशन ऑफ मास, जितना मास एंटर करेगा, मास एंटर करेगा किसी पाइप में, ध्यान सुनो, कोई पाइप है सर, ये सेक्शन 1 है, ये सेक्शन 2 है, यहां से जितना भी मास एंटर करेगा उतना ही मास एग्जिट करेगा, m.1 m.2। जितना मास एंटर करता है, कंजर्वेशन ऑफ मास ही होता है आपके पास क्या? कंटिन्यूटी इक्वेशन। अब बोला है किसके लिए सर? m1 को हम लिख सकते हैं रो इंटू ए इंटू वी, और इसको लिख सकते हैं रो इंटू ए इंटू वी। ये रो 1 a1 v1, रो 2 a2 v2। अगर डेंसिटी चेंज होती है तो रो वन टू क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। मतलब ये जो इक्वेशन है ये सभी के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो इनकम्प्रेसिबल हो चाहे कंप्रेसिबल। अगर कंप्रेसिबल होगा तो यूज करेंगे, इनकम्प्रेसिबल हो जाएगा तो डेंसिटी रो 1 रो 2 क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, दैट इज रो। तो रो से रो कट जाएगा, क्या बचेगा सर? a1 v1 इक्वल्स टू a2 v2। जो ये इक्वेशन है दिस इज फॉर इनकम्प्रेसिबल। कंप्रेसिबल के लिए ये इक्वेशन, इनकम्प्रेसिबल के लिए सेकंड इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन याद रखिएगा। तो ये जो हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है वो दोनों के लिए वैलिड, द आंसर इज ए। जो भी हम क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं यहाँ पे, इन सभी के आपको प्रॉपर नोट्स और पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल दे दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेट वेट गवर्नर। डेट वेट गवर्नर क्या होता है सर? जो गवर्नर होता है, ध्यान सुनो, जो गवर्नर होता है उसमें डेड वेट गवर्नर की बात कर रहा है। यहाँ पे मैंने कुछ लिख के लाया हूँ, जो आपके पास एग्जांपल हैं वो देखो ध्यान से। सर टाइप्स ऑफ गवर्नर, दो टाइप के गवर्नर होते हैं, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर और एक होता है इनर्शिया गवर्नर। जो आपके सिलेबस में वो सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर है, मैक्सिमम जो क्वेश्चन अभी तक पूछा है गवर्नर में वो सेंट्रीफ्यूगल से पूछा है, जिसमें 3 टाइप से क्लासिफिकेशन होता है। एक होता है पेंडुलम टाइप, दूसरा होता है ग्रेविटी लोडेड। यही जो ग्रेविटी लोडेड है इन्हीं को बोलते हैं डेड वेट गवर्नर। डेड वेट गवर्नर, जो
ग्रेविटी लोडेड गवर्नर होते हैं। तीसरे गवर्नर आते हैं स्प्रिंग लोडेड। तो इनमें जो एग्जांपल्स है वो याद रखिएगा। ग्रेविटी लोडेड या डेड वेट में दो ऑप्शन आते हैं, पोर्टर गवर्नर और प्रोएल गवर्नर। पेंडुलर टाइप में सबसे सिंपल गवर्नर आता है, दैट इज वॉट गवर्नर। क्या आता है? वॉट गवर्नर, जहां पे स्पीड का थोड़ा सा लिमिटेशन है कि हम 60 आरपीएम या 80 आरपीएम के आगे इसको यूज नहीं कर सकते, लो स्पीड्स के लिए वैलिड है। तो आजकल ये ऑब्सोल्यूट हो चुका है पेंडुलम टाइप। ग्रेविटी टाइप है डेड वेट में हमारे पास पोर्टर गवर्नर या प्रोएल गवर्नर। स्प्रिंग लोडेड में चार टाइप के गवर्नर आते हैं, दैट इज हार्टनेल गवर्नर, विल्सन एंड हार्टनेल गवर्नर, हर्टंग गवर्नर और पिकरिंग गवर्नर। जो पिकरिंग गवर्नर है जनरली ग्रामोफोन वगैरह में यूज करते हैं, जो पुराने टाइम के जो ग्रामोफोन है, जो म्यूजिक सिस्टम है, वहां पे इसको यूज करते हैं, दैट इज पिकरिंग गवर्नर। तो अभी आपको याद रखना स्प्रिंग कंट्रोल के 4 गवर्नर और ग्रेविटी लोडेड में 2 एग्जांपल। तो यहाँ पे देखो ध्यान से सर, 4 ऑप्शन है, हार्टनेल गवर्नर, प्रोएल गवर्नर, पिकरिंग गवर्नर एंड वाट गवर्नर। सर वाट गवर्नर नहीं होगा, ये पेंडुलम टाइप है। पिकरिंग गवर्नर स्प्रिंग कंट्रोल्ड है, हार्टनेल गवर्नर स्प्रिंग कंट्रोल है, प्रोएल गवर्नर इज डेड वेट टाइप। द आंसर इज बी, याद रहेगा। तो इस चीज को आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट, the next question is, in a thermosiphon cooling system the water flows through the system। देखो थर्मोसाइफन क्या है सर, टेम्परेचर की वजह से जो चेंजेस, टेम्परेचर क्या होगा सर, डेंसिटी अगर मेरी बढ़ती है या डेंसिटी घटती है, सर डेंसिटी घटेगी तो फ्लूइड किधर भागेगा, ऊपर की ओर। जब डेंसिटी हल्की होती है, कोई चीज हल्की होती है तो वो फ्लूइड ऊपर की तरफ राइज करता है। तो ऐसे ही जो वाटर है हमारे पास, ये जो वाटर है इसके अंदर जो डेंसिटी जिसकी ज्यादा होगी वो पानी ऊपर जाएगा, लो डेंसिटी का पानी नीचे आएगा। ठीक है, तो जो हमारा जो फ्लो होता है, कंटिन्यू फ्लो थ्रू द पाइप्स जो होता है, वो डेंसिटी डिफरेंस की वजह से होता है। ये चीज याद रखिएगा, द करेक्ट आंसर इज डेंसिटी डिफरेंस। डेंसिटी डिफरेंस की वजह से जो हॉट वाटर और कोल्ड वाटर है, कोल्ड वाटर की डेंसिटी ज्यादा होगी तो वो नीचे आएगा, हॉट वाटर जिसकी डेंसिटी होगी वो ऊपर जाएगा। तो डेंसिटी डिफरेंस की वजह से थर्मोसाइफन सिस्टम है जो आपका वाटर फ्लो करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज हैविंग मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ 80%। सो सेंट्रीफ्यूगल पंप है उसकी मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी दे रखी है, दैट इज 0.8 80% विद ए मैनोमेट्रिक हेड ऑफ 30 मीटर। जो मैनोमेट्रिक हेड है दैट इज 30 मीटर with a tangential velocity of the outlet of the pump is, टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होता है सर, वर्ल वेलोसिटी VW2, ये दे रखा आउटलेट पे 20 मीटर पर सेकंड। वर्ल टेंजेंशियल और वर्ल वेलोसिटी एट द आउटलेट, इसलिए मैंने 2 डिनोट किया है। देन व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द वर्ल एट द आउटलेट, सॉरी ये दे रखा है टेंजेंशियल वेलोसिटी एट द आउटलेट ऑफ द पंप इज, ये हमें U दे रखा है, दिस इज व्हाट U। ये आपका हेड है, दोबारा लिख लेता हूं, ये मैनोमेट्रिक हेड दे रखा है 30 मीटर। ठीक है, एफिशिएंसी दे रखी है आपके पास कितना 80%, जिसको हम लिख सकते हैं 0.8। एंड टेंजेंशियल वेलोसिटी एट द आउटलेट ऑफ द पंप U दे रखा है आपको, टेंजेंशियल वेलोसिटी कितना 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आपको आउटलेट पे वर्ल वेलोसिटी चाहिए, मतलब VW2 चाहिए, VW2 यू हैव टू फाइंड। सर फॉर्मूला होता है हमारे पास मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी का, दैट इज मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी डिवाइडेड बाय VW2 U2 अपॉन में G। सर यहां से G ऊपर चला जाएगा, G इंटू HM अपॉन में VW2 U2, ये नीटा मैनोमेट्रिक। जब से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे आप, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे 0.80 इक्वल्स टू 10 ले लेते हैं G की वैल्यू, H 30 डिवाइडेड बाय 20 इंटू VW2। इसको सॉल्व करते हैं सर, 0 से 0 कैंसिल होगा, 2 इधर आएगा 1.6 और ये 30, तो आपके पास कितना आ जाएगा ये VW2। सर VW2 हमारे पास निकल के आएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं, अप्रॉक्स आ जाएगा VW2 इक्वल्स टू 30 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 0.8, मतलब 30 डिवाइड बाय 1.6, 30 को 1.6 से डिवाइड करोगे, इसको आपके पास ऑप्शन आ जाएगा दैट इज D, that is 18.75, this comes out to be 18.75, ये याद रखना है। ठीक है, दिस इज दी फॉर्मूला फॉर मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी। ये मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी का अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो इस टाइप के वन लाइनर जो क्वेश्चंस आएंगे, जैसा आप सबको पता है कि अब SSC JEE का पेपर 2 है वो ऑब्जेक्टिव टाइप कर दिया गया, तो उसमें डायरेक्टली आपको फॉर्मूला बेस्ड आएंगे और कैलकुलेटर अलाउड है, तो न्यूमेरिकल पूछे जाने की उम्मीद बहुत ज्यादा है। तो जो वन लाइनर फॉर्मूले क्वेश्चंस होंगे, वन लाइनर या वन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे, उसको फोकस करके रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ कंप्रेशन स्ट्रोक ऑफ टू स्ट्रोक डीजल इंजन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपके पास 2 स्ट्रोक डीजल इंजन है, उसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है।
ध्यान से पढ़िएगा, स्टेटमेंट करेक्ट पूछ रहा है, कई बार स्टूडेंट इनकरेक्ट लिखा होता है उसको भी करेक्ट पढ़ लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा। करेक्ट की जब बात करेगा तो यहाँ पे ध्यान से देखो, कुछ मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। ये आपके पास क्या है सर, ये जो पोर्ट है वो एग्जॉस्ट पोर्ट है, ये आपका इनलेट पोर्ट है, मतलब यहाँ से फ्यूल एंटर करेगा, यहाँ से फ्यूल एंटर करेगा। और ये जो पोर्ट है, ये जो साइड में दिख रहा है ये वाला पोर्ट, ये वाला जो पोर्ट है, दिस पोर्ट इज नॉन एज ट्रांसफर पोर्ट। तो देखो इसकी पोजीशन ऊपर है, एग्जॉस्ट पोर्ट की पोजीशन थोड़ी सी ऊपर है। जब ये मेरा पिस्टन, ध्यान से, जो पिस्टन है नीचे से ऊपर जा रहा होगा तो पहले कहाँ पहुंचेगा, मान लो किसी टाइम पे पिस्टन ऐसे रहा होगा, अभी भी ये ओपन है, ये भी ओपन है। जब पिस्टन यहाँ पहुंच चुका होगा, अभी भी क्या है, एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन है। जब पिस्टन ऊपर जाएगा तो पहले किसको क्लोज करेगा, फर्स्ट ट्रांसफर पोर्ट क्लोज होगा। पहले जैसे ये पिस्टन जा रहा है तो पहले क्या क्लोज होगा, ये। अब यहां तक मान लो ट्रांसफर, इस वाले पिस्टन यहां से हम यहां पहुंचा दिया, ये मान लो पिस्टन की पोजीशन है, ये पिस्टन है सर, ये ट्रांसपोर्ट पोर्ट क्लोज हो गया। मान लो ये पिस्टन है, एक सेकेंड, ये हमारा पिस्टन था, जो ये पिस्टन था मैंने यहां लेके यहां तक क्लोज कर दिया मैंने, देखो यहां से ये क्लोज हो गया, तो मेरा ट्रांसफर पोर्ट क्लोज हो गया। अभी भी एग्जॉस्ट पोर्ट क्या है, ओपन है। तो पहला ऑप्शन है बोथ ट्रांसफर एग्जॉस्ट क्लोज साइमल्टेनियसली, नहीं, पहले आपका कौन सा पोर्ट क्लोज होगा, ट्रांसफर पोर्ट देन एग्जॉस्ट पोर्ट, द फर्स्ट ट्रांसफर पोर्ट क्लोजेस एंड देन एग्जॉस्ट पोर्ट क्लोजेस, द आंसर इज सी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखिएगा, डायग्राम को। ये आपका एग्जॉस्ट पोर्ट है, ये आपका ट्रांसफर पोर्ट और ये इनलेट पोर्ट। यहाँ पे वाल्व नहीं होते, यहाँ पे पोर्ट होते हैं, दैट इज इनलेट पोर्ट, एग्जॉस्ट पोर्ट एंड ट्रांसफर पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ स्टीम ट्रैप। स्टीम ट्रैप क्या करता है सर, स्टीम में जो वाटर या जो भी आपका मॉइस्चर होता है उसको ट्रैप करने की कोशिश करता है। तो उसमें स्टीम ट्रैप में आपको कुछ पढ़ना होता है, बकेट टाइप है, फ्लोट टाइप है, जैसे ये फ्लोट टाइप है, ये बकेट टाइप है। ये इस टाइप के मैकेनिकल स्टीम ट्रैप होते हैं जिसमें आपके पास फ्लोट टाइप, बकेट टाइप रहता है। कुछ थर्मोडायनेमिक टाइप में डिस्क टाइप होता है, थर्मोस्टैटिक टाइप में थर्मो एलिमेंट होते हैं, जिसमें आपके पास एक्सपेंशन टाइप भी होता है। ठीक है, कंप्रेशन टाइप का, जो कंप्रेशन टाइप है, इस टाइप का स्टीम ट्रैप नहीं होता है, द आंसर इज बी। तीन आपके पास होते हैं, एक्सपेंशन ट्रैप, बकेट टाइप एंड फ्लो टाइप, तो तीन टाइप के होते हैं, आपका कंप्रेशन वाला नहीं होता है, याद रखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एप्लीकेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन ऑन टीएस डायग्राम ऑफ रैंकिन साइकिल। सर आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन कब यूज करते हैं, जनरली जब प्रेशर हो, क्या हो, प्रेशर कम हो। चलो यहाँ पे बात करते हैं, वैलिड एवरीवेयर, नहीं सर, गैस है तो गैस रीजन के लिए बात करेंगे। वैलिड इनसाइड द वेपर डोम, सर जो रैंकिन साइकिल में जो वेपर डोम होता है, ये डोम है, इसके अंदर क्या होगा, वेट रीजन, तो वेट रीजन में तो यूज ही नहीं कर सकते, वेट रीजन में यूज नहीं करेंगे। ठीक है, वेट रीजन में क्या होगा सर, लिक्विड भी होगा प्लस वेपर भी होगा, तो लिक्विड के लिए हम ये इक्वेशन नहीं यूज करते, जनरली ये गैस इक्वेशन है और गैस लॉ है, आइडियल गैस इक्वेशन तो गैस के लिए यूज करेंगे, मतलब वेपर डोम में यूज नहीं करेंगे। अच्छा, एक ऑप्शन है सी, दैट इज वैलिड ओनली ऑन सैचुरेशन कर्व। जब आप सैचुरेशन कर्व पे जाओगे, सैचुरेशन कर्व पे जाओगे, ध्यान सुनो, जब इस सैचुरेशन कर्व पे जाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, 100% आपको वेपर मिलेगा, तो वेपर के लिए आप यूज कर सकते हो, द आंसर इज सी, वैलिड ऑन सैचुरेशन कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन आईसी इंजन का है। इन एक्चुअल 4 स्ट्रोक साइकिल डीजल इंजन, द इंजेक्शन ऑफ फ्यूल इनसाइड द सिलेंडर कट ऑफ व्हेन द पिस्टन अप्रोचेस। जो इंजन सिलेंडर में जो फ्यूल इग्निशन है, फ्यूल इंजेक्शन कब क्लोज होगा, यहां देखो, फ्यूल इग्निशन, फ्यूल एफआईसी, फ्यूल इंजेक्शन क्लोजेस कब क्लोज होगा। सो जो फ्यूल इंजेक्शन क्लोज होता है वो होता है, ये आपका टीडीसी है, टीडी से कितना एंगल पे सर ये क्लोज हो रहा है, यहां पे जो ये एंगल दिया हुआ है, ध्यान से देखो, जो ये एंगल है, ये वाला एंगल देखो, ये एंगल दे रखा है 25 डिग्री, तो ये जो होता है एंगल टीडीसी के बाद इतना 25 डिग्री के बाद हम क्लोज करते हैं, द आंसर इज 25 डिग्री आफ्टर टीडीसी। आपका बॉटम डेड सेंटर ये है, तो यहाँ पे सारे वॉल्व दे रखे हैं, आपको उसको प्रॉपर एनालाइज करना है। मैं इसको मिटा देता हूं थोड़ा सा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज मैं पीडीएफ इसके प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये जितने भी वाल्व हैं, टॉप डेड सेंटर, एफआईएस, एफआईसी, इनलेट वाल्व ओपन्स कब होता है, ये सब इसमें दे रखा है, उनके एंगल्स भी दे रखे हैं। ये किसके लिए है सर, ये हमारे पास है 4 स्ट्रोक डीजल इंजन के लिए, तो इसको याद रखिएगा, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन के लिए है। तो ये डायग्राम आपको याद रखना है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, 25 डिग्री आफ्टर
टीडीसी, ये टीडीसी और ये फ्यूल इंजेक्शन क्लोजेस। तो आंसर इज ये 25 डिग्री यहाँ पे दे रखा है, ये 25 डिग्री, ठीक है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ, द टर्बो टर्बाइन इज ए नॉन पेल्टन व्हील इम्पल्स टर्बाइन। कैसी टर्बाइन है? इम्पल्स टर्बाइन। इम्पल्स टर्बाइन का काम होता है जो भी प्रेशर हेड होता है उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ही रिस्पॉन्सिबल होती है आपके वर्क डन के लिए, विच इज डिजाइन फॉर, देखो ध्यान से, जो इम्पल्स टर्बाइन या पेल्टन टर्बाइन होती है, जो पेल्टन टर्बाइन होती है, एक सेकेंड, जो पेल्टन टरबाइन होती है उसका जो व्हील होता है, जो बकेट होता है, वो इस तरह का होता है। यहाँ पे बीच में स्प्लिटर होता है, इस तरह से, ये मान लीजिए बकेट है, तो यहाँ पे स्प्लिटर होता है, वाटर यहाँ पे स्ट्राइक करेगा तो वाटर इधर भी जाता है, इधर भी जाता है। लेकिन जो टर्बो टरबाइन होता है उसमें जो ब्लेड होता है वो सिर्फ वन साइडेड होता है, मतलब यहाँ पे स्ट्राइक करेगा तो फ्लूइड इस तरह से ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, नॉन पेल्टन व्हील है। क्यों? पेल्टन व्हील में बकेट टाइप होता है, इसमें सिंगल ब्लेड होता है। आप अगर आप देखोगे इसको, आप इमेज गूगल करिएगा तो आपको इमेज से मिल जाएगा कि सर टर्बो टरबाइन क्या होता है। जो इंपल्स टरबाइन है वो लो हेड के लिए वैलिड है, सॉरी वेरी हाई हेड के लिए होता है, बट जो टर्बो टरबाइन है वो मीडियम हेड के लिए अवेलेबल होता है। तो इस चीज को सिर्फ याद रखना पड़ेगा, दैट इज मीडियम हेड, द आंसर इज मीडियम हेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है? एक सेकेंड, दिख रहा है, ठीक है। अब देखो, इनकरेक्ट पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछा है, पहले करेक्ट देख लेते हैं। सर इसमें से करेक्ट कौन कौन है वो देखो। द एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इंक्रीजेस। आइसोलेटेड सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज होती है इन ऑल रियल प्रोसेस। ऑब्वियस सी बात है सर, एंट्रोपी जो चेंज होता है वो दो तरीके से होता है, या तो एंट्रोपी ट्रांसफर हो, या तो एंट्रोपी ट्रांसफर हो, या एंट्रोपी जनरेशन हो। जो एंट्रोपी हमारे पास टोटल होता है यूनिवर्स का, दो तरीके से होता है, या तो ट्रांसफर हो, क्या है, इन दी फॉर्म ऑफ हीट, हीट आएगा या जाएगा तो उसकी वजह से एंट्रोपी। दूसरा होता है जनरेशन। ध्यान रखिएगा, जनरेशन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। हीट अगर सप्लाई करेंगे तो बढ़ेगा, हीट निकालेंगे तो माइनस होगा। बट जो जनरेशन होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर कोई भी रियल प्रोसेस है, सिस्टम की हमेशा एंट्रोपी क्या होगी सर, अगर आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम मतलब सिस्टम से बाहर एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगा, तो इसकी वजह से तो होगा नहीं। किसकी वजह से होगा? सिर्फ एंट्रोपी जनरेशन की वजह से। अगर कोई भी रियल प्रोसेस है तो उसमें एंट्रोपी जनरेट होती है। तो पहला ऑप्शन इंक्रीजेस, पहला ऑप्शन ठीक है। द एंट्रोपी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इन रिवर्सिबल प्रोसेस, ये बात भी ठीक है सर। रिवर्सिबल प्रोसेस जब होता है तो वहां पे जो एंट्रोपी जनरेशन होता है वो जीरो होता है, देयर इज नो जनरेशन। तो सेकंड पॉइंट इज भी करेक्ट है। अच्छा, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स कैन नेवर डिक्रीज, ये बात भी ठीक है। एंट्रोपी कभी भी डिक्रीज नहीं होगी, या तो इंक्रीज होगी या जीरो होगी। जीरो कब होगी? रिवर्सिबल के लिए। तो पहला ऑप्शन, बी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन आर करेक्ट। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज सी, द एंट्रोपी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम में डिक्रीज, डिक्रीज नहीं करेगा, इरिवर्सिबल होगा तो हमेशा जनरेट होगी एंट्रोपी। तो ये चीज स्टेटमेंट है वो गलत है, द आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, डिटरमाइन द मैक्सिमम पॉसिबल रिडक्शन ऑफ कोल्ड रोलिंग 400 mm थिक स्लैब। आपके पास ये जो स्लैब दिख रही है, ये 400 mm थिक स्लैब है। इस तरह से इसको हमने कंप्रेस किया, रोल करके इसका थिकनेस क्या किया, कम कर दिया। व्हेन द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.07 म्यू दे रखा है 0.07। रोल डायमीटर इज, डायमीटर दिया है 500, तो रेडियस निकाल लेंगे कितना, 500 का आधा 250। मैक्सिमम पॉसिबल रिडक्शन सर, जो डेल्टा एच, मतलब ये जो देखो, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस एक्चुअल इतना होता सर, टोटल इतना होता, अभी इतना रह गया। तो ये जो डिफरेंस है, ये वाला डिफरेंस और ये जो यहाँ डिफरेंस है, इसको बोलते हैं डेल्टा एच मैक्स। मैक्सिमम पॉसिबल रिडक्शन इसकी वैल्यू होती है म्यू स्क्वायर आर। दिस वैल्यू बिकम्स म्यू स्क्वायर आर। तो म्यू स्क्वायर की वैल्यू 0.07 दे रखा है, 07 स्क्वायर इंटू आर इज 250। इसको सॉल्व करोगे तो दो जीरो हम लेके आते हैं सर, 7 7 14, 0.0049 इंटू 250 इंटू 250। सर इसको ना 0.5 मान लो, इसको मैं ऐसे समझ लूँ थोड़ी देर के लिए, 0.005 मल्टीप्लाइड बाय 250। सर 25 को 5 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 125। द आंसर इज 125। कितना सर, 125 से थोड़ा सा कम आना चाहिए, तो ये रहा
225, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1.225 mm। द करेक्ट आंसर इज ए। आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है, जैसे मैंने बोला कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल आएगा वो वन लाइनर आएगा, सिंपल आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा एक लाइन में, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो। मेरी बात को गांठ बांध के ध्यान रख लो इस चीज को, जब भी क्वेश्चन आएगा फॉर्मूला बेस्ड आएगा मैक्सिमम टाइम, फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है, तो फिर से यहाँ पे करेक्ट खोज लेते हैं, जो फॉल्स होगा उसको हम लिख लेंगे। देखो ध्यान से, इसमें बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। फॉल्स स्टेटमेंट हमें बताना है। इट इज वाइडली यूज फॉर स्मॉल कैपेसिटी रेफ्रिजरेशन सिस्टम, बिल्कुल ठीक है, जनरली जितने भी छोटे रेफ्रिजरेटर सिस्टम होते हैं इसको यूज करते हैं, ठीक है। इट रिक्वायर्स लेस स्पेस, कॉम्पैक्ट रहता है, कॉम्पैक्टनेस रहता है, ये बात भी ठीक है, छोटा रहता है। लीकेज ऑफ रेफ्रिजरेंट इज कंप्लीटली प्रिवेंटेड बिकॉज ऑफ द सीलिंग। यहाँ पे जो बेल्डिंग से ये सील्ड कर रखा है, बेल्ड करके दिख रहा है, ये जो बेल्डिंग की वजह से सील किया हुआ है, इसकी वजह से जो लीकेज के चांसेस हैं वो खत्म हो जाते हैं, मतलब ये ऑप्शन भी ठीक है। एक ऑप्शन बोल रहा है इट इज मोर नॉइसी, नहीं, जब कंप्रेसर आपका सील्ड होगा, सील्ड कंप्रेसर होगा तो उसमें जो नॉइस होता है वो बाहर नहीं निकलेगा, इट इज लेस नॉइसी, इट इज लेस नॉइसी। बाकी अदर कंप्रेसर के कंपैरिजन में जो हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर होता है वो लेस नॉइसी होता है, तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इट इज मोर नॉइसी। ये गलत स्टेटमेंट दिया हुआ है, द आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाल ऑफ द नोजल एफिशिएंसी डज नॉट डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। यहां पे ध्यान से रखना कि जो वैल्यू ऑफ नोजल एफिशिएंसी है, नोजल की एफिशिएंसी किस बात पे डिपेंड करेगी, सर टाइप ऑफ फ्लो पे डिपेंड करती है, दैट इज रेनॉल्ड्स नंबर पे फ्लो डिपेंड करेगी। नोजल किस मटेरियल का, इस बात पे भी डिपेंड करती है। एंड किस एंगल पे, एंगल ऑफ डाइवर्जेंस और डाइवर्जेंट पोर्शन, जो नोजल से डाइवर्जेंट पोर्शन है उसका एंगल कितना, उस बात पे भी डिपेंड करती है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा दैट इज सी, इस बात पे डिपेंड नहीं करती। नसल नंबर ऑफ फ्लो, नसल नंबर पे डिपेंड नहीं करती, डज नॉट डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर, तो याद रखिएगा नसल नंबर पे डिपेंड नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थर्मोस्टेट इज यूज्ड इन वाटर कूल्ड इंजन टू मेंटेन द। थर्मोस्टेट वर्ड यूज किया, थर्मोस्टेट, 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 थर्मो का मतलब वो क्या था, टेम्परेचर, टेम्परेचर को स्टेशनरी रखने की कोशिश करता है, मींस जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर ऑफ द कूलिंग वाटर, उसको मेंटेन करता है, दैट इज डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर थर्मोस्टेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इजी क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, द मैथमेटिक एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉर काइनेटिक हेड। सर काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। अगर मैं इसको स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट की बात करूं, वेट मतलब m इंटू जी, ये हो जाएगा हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर बाय एम जी। सर m से m कट जाएगा, क्या बचेगा, वी स्क्वायर बाय 2g। तो जो वी स्क्वायर बाय 2g, इसी को हम काइनेटिक हेड बोलते हैं पर यूनिट वेट के रिस्पेक्ट में, पर यूनिट वेट वी स्क्वायर बाय 2g, तो आंसर इज ए, वी स्क्वायर बाय 2g, पहला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर लोकोमोटिव पोर्टेबल बॉयलर, बॉयलर से काफी क्वेश्चंस आते हैं, मैं नेक्स्ट जो लेक्चर हमारा पीवाईक्यू के साथ साथ में एक लेक्चर लेके आ रहा हूँ बॉयलर को लेके। जो स्टूडेंट जिसको बॉयलर में दिक्कत है, मैं बॉयलर का अलग से मैराथन टाइप से 2 से 3 घंटे का प्रॉपर एक बॉयलर का लेक्चर लेके आ रहा हूँ, जहां पे सिर्फ हम बॉयलर का डिस्कशन करेंगे। अभी बात समझो, लोकोमोटिव पोर्टेबल बॉयलर क्या होता है, पोर्टेबल होता है मोबाइल, जो एक जगह से छोटी छोटी इंडस्ट्री में यूज करते हैं, जहां पे एक कॉर्नर से, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर बॉयलर को डिस्प्लेस कर देते हैं, जैसे टाइल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वहां पे ब्लीचिंग वगैरह के लिए बॉयलर का यूज करते हैं, स्टीम जनरेशन के लिए, तो वहां पे पोर्टेबल होता है जिसको मूव कर सकते हैं। लेकिन सर जो स्टेशनरी बॉयलर होता है, बड़े बड़े पावर प्लांट्स में यूज करते हैं, जहां पे जिसे आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए जितने भी पावर प्लांट यूज कर रहे हैं वहां पे यूज करते हैं। अब यहाँ पे बात कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेशर गेज इज मोर सुटेबल। जनरली जो प्रेशर गेज यूज करते हैं उसको बोलते हैं बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज। यहाँ पे देखो ध्यान से, बॉर्डन ट्यूब में क्या है सर, एक बोल रखा है ट्यूबलेस बॉर्डन यूज, ये नहीं हो सकता, यहाँ पे ये ट्यूब रहता है, ठीक है। सिंगल ट्यूब बॉर्डन के और डबल ट्यूब, जनरली जो हम यूज करते हैं वो डबल ट्यूब करते हैं, सिंगल से थोड़ा सा कम हो सकता है, जो एफिशिएंसी है वो कम रहती है, तो इसलिए हम डबल यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे एक आपका पाइप दिख रहा है, यहाँ पे डबल पाइप यूज करते हैं, तो उसको बोलते हैं डबल ट्यूब बॉर्डन गेज। तो आंसर याद रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा, डबल ट्यूब बॉर्डन गेज। नेक्स्ट, द साइज ऑफ द स्टीम स्टॉप वाल्व। अब ये क्वेश्चन डायरेक्टली है, स्टीम स्टॉप वाल्व जो होता है
स्टीम कंट्रोल वाल्व या स्टीम स्टॉप वाल्व होता है वो पाइप के डायमीटर जिससे कनेक्ट करते हैं उस पर डिजाइन किया जाता है। साइज ऑफ द जो आपका स्टीम वाल्व है, स्टीम स्टॉप, उसका साइज होता है वो पाइप के डायमीटर के अकॉर्डिंग देखा जाता है। द साइज ऑफ द स्टीम स्टॉप डिजाइंड बाय द पाइप डायमीटर इट कनेक्ट, जिस पाइप से हम कनेक्ट करते हैं उससे डिफाइन होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ वेट सम्प? नॉट अ वेट सम्प, सर वेट सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम में तीन सिस्टम आपको पता होने चाहिए। स्प्लैश वाला आता है, स्प्लैश एंड प्रेशर सिस्टम, प्रेशर फीड सिस्टम और स्प्लैश सिस्टम, ये तीन आपके पास आते हैं। कौन से? सर वेट सम्प में। जो मिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम है ये नहीं आता है। द आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ रिपोज डिफाइंड एज द मैक्सिमम। अच्छा पहले बात कर लेता हूं एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज। जैसे ध्यान से, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज क्या है? एंगल ऑफ रिपोज देखो ध्यान से, एंगल ऑफ रिपोज ऐसे समझो कि सर एक कोई जमीन, मान लीजिए ब्लॉक रखा है, एक ब्लॉक रखा है किसी प्लेट के ऊपर, और इस प्लेट को, इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूं, जो ये प्लेट है जिसके ऊपर रखा है, इस प्लेट को मैं धीरे धीरे ऊपर लेके गया, इस तरह से ऐसे करके लेके गया, और एक मोमेंट जब आएगा जिस मोमेंट पे जो ब्लॉक होगा, ये वाला ब्लॉक जो ये नीचे रखा था, स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा। जिस मोमेंट पे ये ब्लॉक स्लाइड करना स्टार्ट करेगा उस टाइम पे हॉरिजॉन्टल के साथ जो इंक्लिनेशन एंगल होगा इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। इसी को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज अल्फा, अल्फा से डिनोट करते हैं एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? सर एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है, मान लीजिए कोई ब्लॉक है, ध्यान से देखो, एक ब्लॉक है आपके पास, ब्लॉक ग्राउंड फ्लोर पे रखा हुआ है। सर इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, ब्लॉक को इधर खींच रहे हो तो इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में ब्लॉक को हम इस डायरेक्शन में खींच रहे हैं, राइट डायरेक्शन में, तो लेफ्ट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स आएगा, ये नॉर्मल रिएक्शन आएगा। सर नॉर्मल और फ्रिक्शन का कुछ रिजल्टेंट होगा, ये रिजल्टेंट फोर्स आएगा नॉर्मल फ्रिक्शन का। सर नॉर्मल और रिजल्टेंट के बीच का जो एंगल होता है इसको बोलते हैं क्या? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो बोल रहा है डेफिनेशन ऑफ इंक्लिनेशन प्लेन बाय असिस्टेंट बाय फ्रिक्शन ओनली। सर आप फ्रिक्शन एंगल भी देखना है, मतलब यहाँ पे अगर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा और बॉडी को नीचे भेज रहे हैं या ऊपर भेजने की कोशिश कर रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स, अगर नीचे आ रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लगेगा, ये बॉडी इधर, तो इन दोनों का कुछ रिजल्टेंट होगा। सर रिजल्टेंट ये होगा, तो जो ये एंगल होगा, दिस एंगल मस्ट बी इक्वल्स टू दिस एंगल। तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर हो जाता है क्या? सी, अल्फा इक्वल्स टू फाई, एंगल ऑफ रिपोज इक्वल्स टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ध्यान रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इफेक्ट ऑफ सुपर कूलिंग? सुपर कूलिंग का क्या इफेक्ट होगा? सुपर कूलिंग का इफेक्ट क्या होगा? देखो ध्यान से, सर सुपर कूलिंग का मतलब क्या है? अगर हमें टीएस की बात कर लें या पीएच की बात कर लें इस तरह से, तो सर सुपर कूलिंग का मतलब क्या? ध्यान सुनो, जैसे ये हमारे पास मान लीजिए कोई रेफ्रिजरेशन साइकिल है, ये रेफ्रिजरेशन साइकिल है, ये हमारा सैचुरेटेड लिक्विड है। सर यहां से जो आता है वो कांस्टेंट एंथैल्पी आता है, एसिंथैल्पिक प्रोसेस। अच्छा, सुपर कूलिंग का मतलब क्या है? सर यहां तक कूल करने के बाद इसको और कूल किया, फिर देन हमने इसको आइसेंथैल्पिक स्टार्ट किया सेम प्रेशर पे। तो पहले जो हमारा ये था डिफरेंस, दैट इज रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, ये था। अभी क्या हो जाएगा सर? अब न्यू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ये हो जाएगा, पहले यहां से एक्सपेंड होके आ रहा था, अब ये वाला पॉइंट से आएगा, तो अब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो गया? इंक्रीज हो जाएगा। तो इट इंक्रीजेस द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इज द करेक्ट आंसर। सीओपी इंक्रीज करने के लिए क्या चाहिए सर? वर्क इनपुट, सीओपी भी बढ़ेगा इसका, बट यहां बोला इट डिक्रीजेस सीओपी। हमारा सीओपी जो होता है दैट इज रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन में वर्क इनपुट। वर्क इनपुट पे यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ क्या करें सर, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पहले जो इतना था अभी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ के आ रहा है ये वाला, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ेगा तो सीओपी विल इंक्रीज, यहाँ पे डिक्रीज है तो ये नहीं होगा। इट डिक्रीजेस कंप्रेशर वर्क, कंप्रेशर वर्क पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ये हमारा कंप्रेशन है तो WC जो होगा उस पर कोई फर्क नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन भी गलत। कंप्रेसर वर्क इंक्रीज भी नहीं करेगा ना डिक्रीज करेगा, द आंसर इज इट इंक्रीजेस द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question is a turbine develops 400 kilowatt, a turbine develops, एक second, a turbine develops 400 kilowatt power under head of 81 meter at 225 rpm. What will be the speed of turbine under the head of 64 मीटर? ध्यान सुनिएगा, जब भी ये क्वेश्चन आता है, ये यूनिट हेड का क्वेश्चन है, इसको हम लिखते हैं H1 यूनिट हेड इक्वल्स टू H1 अपॉन में N, ये वैल्यू कांस्टेंट रहती है, इसको यूनिट हेड बात बोलते हैं हम इसको। सर अगर ये अलग अलग हेड की बात करें तो H1 अपॉन में N1 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ H2 अपॉन में
N2 यूज करेंगे, हमें N2 चाहिए, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे। जैसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे क्या आएगा सर, ये आ जाएगा हमारे पास H1, क्या मिलेगा, H1 की वैल्यू कितना है, डेवलप 400 किलोवाट पावर अंडर हेड ऑफ 81 मीटर एट 225, 81 मीटर अंडर हेड ऑफ 225, सर 81 मीटर हेड है और 225 आरपीएम है, इक्वल्स टू अंडर हेड ऑफ 64 मीटर, हेड कितना हो गया 64 अपॉन में N2 हमें निकालना है। सो इसको सॉल्व करेंगे, N2 निकालेंगे, N2 बिकम्स 64 का स्क्वायर रूट 8, 225 इधर जाएगा डिवाइडेड बाय 81 का 9। सर इसको सॉल्व करेंगे तो 9 बाई इसको 9 से कट करेंगे कितना आएगा सर, 925 जा 225, तो 25 इंटू 8 इज 200। द करेक्ट आंसर इज 200 आरपीएम, द करेक्ट आंसर इज 200 आरपीएम। तो आपको जो यूनिट हेड का फॉर्मूला है इसको याद रखना है, यूनिट हेड की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन कई बार पूछा गया, तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द फ्रिक्शनल पावर ऑफ ए सिंगल सिलेंडर, द फ्रिक्शनल पावर ऑफ ए सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन इज एस्टिमेटेड टू बी 25 किलोवाट। जो फ्रिक्शनल पावर है वो है 25 किलोवाट एंड द मैकेनिकल एफिशिएंसी इज 75%, और इसको लिख सकते हैं 3/4 और 0.75, नो इशू। यहां तक सभी को क्लियर है, 75% कैन बी रिटन एज 3/4। देन द वैल्यू ऑफ इंडिकेटेड पावर, इंडिकेटेड पावर निकालना है, ध्यान सुनो दोनों फॉर्मूले। सर एक रिलेशन होता है कि सर जो इंडिकेटेड पावर होता है आईपी, दैट इक्वल्स टू ब्रेक पावर प्लस फ्रिक्शन पावर, ब्रेक पावर प्लस फ्रिक्शन पावर। अच्छा यहां पे रिलेशन दे रखा, फ्रिक्शन पावर दे रखी है 25 किलोवाट, दैट इज 25 किलोवाट, इक्वल्स टू ब्रेक पावर प्लस इंडिकेटेड पावर। सर ब्रेक पावर और चाहिए मुझे, एक रिलेशन यहां दे रखा ब्रेक पावर। सर दूसरा एक फॉर्मूला होता है मैकेनिकल एफिशिएंसी का, दैट इज ब्रेक पावर अपॉन में इंडिकेटेड पावर। जो ब्रेक पावर होती है वो इंडिकेटेड पावर के रेशियो में होता है, इंडिकेटेड पावर ब्रेक पावर टू द इंडिकेटेड पावर। सर मैकेनिकल एफिशिएंसी है 3/4, दिस इज इक्वल्स टू ब्रेक पावर अपॉन में इंडिकेटेड पावर। तो यहां से ब्रेक पावर हमें मिल जाएगा हाउ मच, ब्रेक पावर बिकम्स 3/4 टाइम्स ऑफ इंडिकेटेड पावर। ये जो 3/4 टाइम्स है ये क्या है, ब्रेक पावर है। तो जो हमारे पास यहाँ ब्रेक पावर है, यहाँ पे फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करो इसको, ब्रेक पावर के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करोगे तो इंडिकेटेड पावर आ जाएगा 3/4 इंटू इंडिकेटेड पावर प्लस 25। अब ध्यान सुनो सर, 3/4 होता है 0.75, इसको जब मैं लेफ्ट साइड लेके आऊंगा तो हमारे पास ये रिलेशन क्या आ जाएगा, इंडिकेटेड पावर माइनस 0.75 इंडिकेटेड पावर इक्वल्स टू 25। तो ये आ जाएगा 0.25 इंडिकेटेड पावर, ये आ गया 25, ये आ जाएगा 0.25 इक्वल्स टू 0.25 इंडिकेटेड पावर, इधर ले जाएंगे क्या आ जाएगा 25 डिवाइड बाय 0.25, 0.25 होता है 1/4, तो 25 डिवाइड बाय 1/4 लिखोगे तो ये 4 ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 100। दिस इंडिकेटेड पावर बिकम्स 100, द इंडिकेटेड पावर बिकम्स 100। द आंसर इज डी, डी फॉर दिल्ली, डी फॉर दिल्ली, दिल्ली इज द करेक्ट आंसर डी। तो इंडिकेटेड पावर आपके पास कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो इसी तरह के क्वेश्चंस के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी डाउट रहता है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा, उस कॉन्टैक्ट पर आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो भी डाउट रहता है एसएससी जेईई से रिलेटेड, मैं इस तरह के क्वेश्चंस कई सारे वीडियोस लेके आऊंगा आपको 1 बाय 1, सारे क्वेश्चंस को हम डिटेल में पढ़ेंगे। लास्ट के 10 to 12 ईयर जितने क्वेश्चंस मैं करा सकता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को एसएससी जेईई PYQ कराऊंगा। तो चैनल क्वेश्चंस के लिए आप सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बने रहिए टीडीसी की तरफ से। थैंक यू।